हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। जीएनएम थर्ड ईयर की एग्ज़ाम की डेट बहुत ही पास आ चुकी हैं। तो मैंने जैसे टीचिंग करी है जीएनएम कॉलेजेस में, तो मैंने ये असेस किया है कि जो अपना जो सेकंड पेपर है सीएचएन सेकंड का, उसमें स्टूडेंट को ये दुविधा रहती है कि ये जो पढ़ रहे हैं वो हमें लर्न हुआ या नहीं हुआ है। जो लर्न हुआ है वो क्वेश्चन में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, और इन्हीं सभी दुविधाओं के बीच में बहुत सी बार स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं पढ़ते हुए भी। तो मेरी ये कोशिश रही, मैंने ये कोशिश की है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करूं और उनके आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं, जिससे आपको थोड़ा इजी वे में थोड़ा सा और समझने में आसानी रहेगी, और आंसर का पैटर्न आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर किस तरह से राइट करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज और मार्क्स गेन कर सको। तो मैंने 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि आरसीएच प्रोग्राम में। तो आरसीएच प्रोग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने सोचा कि मैं इसके सबसे पहले इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूं और इस पर आप वीडियो बनाऊं। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन आरसीएच प्रोग्राम, राइट द कंपोनेंट ऑफ आरसीएच, डिस्क्राइब द आरसीएच पैकेज, मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज। तो आरसीएच प्रोग्राम क्या होता है? आरसीएच प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो रिप्रोडक्टिव मीन्स कि जो भी शादीशुदा टारगेट कपल है, एलिजिबल कपल हैं, उनका जो सबसे पहले आज की जनरेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उनका ट्रीटमेंट और उनसे रिलेटेड जो हेल्थ कंसर्न है वो करना। इसके बाद जब ये किसी में दिक्कत नहीं है और किसी ने कंसीव कर लिया है, तो उसके बाद जो मदर की जो जर्नी स्टार्ट होती है, जिसे अपन कंसेप्शन से लेबर पेन तक का जो जर्नी होती है उसे एंटीनेटल पीरियड में डिस्क्राइब करते हैं। तो उस एंटीनेटल पीरियड में अपन क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, और लेबर के बाद जो परप्यूरियम पीरियड आता है 0 से 40 दिन का, उसमें अपन क्या क्या हेल्थ सर्विसेज देते हैं मदर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो ये सभी इस आरसीएच प्रोग्राम में इंक्लूड की गई हैं रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड। एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम यानी कि चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में, तो चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो चाइल्ड हेल्थ मतलब कि जब कंसीव होता है, कंसीव होने से जो 1.5 महीने का जो पीरियड होता है उसे अपन एम्ब्रियोनिक फेज कहते हैं। उसके बाद वो फिटस कहलाता है, मदर के वुम्ब में जो बेबी डेवलप हो रहा है। तो उस एम्ब्रियो और फिटस फेज में उसकी जो फंडल हेल्थ है वो कैसी है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा है, उसकी यूएसजी करवा के उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट फीचर्स नोट करना, किसी प्रकार के अबनॉर्मेलिटी के साइन तो नहीं है जो किसी कंजेनाइटल डिफॉर्मेलिटीज़ को लीड कर रहे हैं, तो वो सारा देखना। उसके बाद आ जाता है जन्म होने के बाद नियोनेट फेज। नियोनेट में जो 1 महीने तक में जो बेबीज पैदा होते ही बेबी को जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेबी को सेफली डिलीवर्ड करने के बाद उनको हाइपोथर्मिया से बचाना, उनको क्लीनिंग करना, उनका एयरवे नॉर्मल करना, और उनको सभी तरह के उनके सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए उन्हें अच्छे से वार्मर में शिफ्ट करना। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, उसे विटामिन के का इंजेक्शंस लगवाना, जो एट बर्थ वैक्सीन से वो प्रोवाइड करवाना, ये सारी जो हेल्थ सर्विसेज आती हैं वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड होती है। उसके बाद जो इन्फेंसी में जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के साथ साथ जो बच्चों में नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरियल डिजीज़ और कुछ
जैसे कि निमोनिक प्रॉब्लम होना, टाइफाइड होना, जॉन्डिस होना, जॉन्डिस की वजह से जॉन्डिस के से रिलेटेड फोटोथेरेपी प्रोवाइड कराना। तो ये सारी जो सर्विसेज आती हैं वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो इन सभी को ये सभी भी RCH प्रोग्राम के अंदर ही इंक्लूड की गई। अब बात करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अगर वर्ड आ गया है तो प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम सेंटर से इम्प्लीमेंट होता है, जैसा कि अपन ने फर्स्ट जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ है। तो प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम एक ऐसी नेशनल हेल्थ इशू पर बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के सर्वे के द्वारा लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को असेस करके और फिर उसको नेशनल प्रॉब्लम्स मान के उससे रिलेटेड नेशनल प्रोग्राम बनाया जाता है। उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, कुछ निश्चित समय अंतराल के अंदर वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होता है पूरे देश में एक जैसे। तो चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो, तो इस तरह से प्रोग्राम की कुछ रूपरेखा रहती हैं। तो इस RCH प्रोग्राम का भी उद्देश्य यही रहा है कि जो विगत वर्षों में जो माताओं का जो डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, किस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, परप्यूरियम पीरियड में किसी प्रकार का हाइजीन नहीं रखने से, इन्फेक्शन कंडीशंस डेवलप हो जाने से, तो ये बहुत सारी को जो अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से मदर की डेथ हो जाती हैं या हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए और एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर्ड करना, बच्चे की ऐसा नहीं हो कि बच्चा का वुम्ब में ही डेथ हो जाए, बच्चा पैदा होते ही डेथ हो जाए, डिलीवर्ड करते समय डेथ हो जाए। और जो 0 से 5 साल का जो फेज होता है वो बच्चे का एक लो इम्यूनिटिक फेज होता है, जिस समय बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। तो उस लो इम्यूनिटिक फेज में उसका जो ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट का ध्यान रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना, उसका न्यूट्रिशनल लेवल, उसका मेंटली और फिजिकली इस डेवलपमेंट के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सेफ और फेमिलियर एनवायरनमेंट कि बच्चा अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करे और वो एक हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट को लीड करे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ये RCH प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि RCH प्रोग्राम क्या था। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो RCH प्रोग्राम 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट के उद्देश्य से RCH प्रोग्राम फेज 1 स्टार्ट किया, यानी कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या, वही एंटीनेटल पीरियड, वही डिलीवरी पीरियड, वही परप्यूरियम पीरियड, वही बच्चे को सेफली डिलीवर्ड करना, इम्यूनाइजेशंस, उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाना, उसको जॉन्डिस में फोटोथेरेपी देना, उसे एस्फाइक्सिया हो रहा है तो CPR देना, उसे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट उसे हेल्दी फिजिकल और मेंटल वेलबींग एनवायरनमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें इसी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट के अंदर आ गई। अब ये इसके उद्देश्य से RCH प्रोग्राम फेज 1 स्टार्ट किया गया। इसका फेज 2 अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया था। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इस इफ़ेक्टिव फेज 1 के ऑब्जेक्टिव क्या रहे। यानी कि कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। सबसे पहले सर्वे होते हैं, उस प्रॉब्लम को असेस किया जाता है। वो प्रॉब्लम जब डिक्लेयर हो जाती हैं कि हाँ इस एरिया में ये प्रॉब्लम सभी लोगों को अफेक्ट कर रही हैं और इसकी वजह से जो मृत्यु दर हैं, जो रुग्णता दर हैं, वो काफ़ी उसका रेशियो बढ़ रहा है, तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाया जाता है और प्रोग्राम बनते ही प्रोग्राम के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो RCH प्रोग्राम के उद्देश्य क्या थे कि इस प्रोग्राम में हमको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। तो इस प्रोग्राम का फर्स्ट उद्देश्य यही था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट में कमी लाना, यानी कि इस डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान, परप्यूरियम पीरियड के दौरान जो माताओं की जो रुग्णता दर और मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। IMR में कमी लाना, IMR यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी वही
जो बच्चे के पैदा होते मृत्यु दर और रुग्णता दर होती हैं उसमें कमी लाना। फिर उसके बाद हॉस्पिटल डिलीवरी को बढ़ावा देना। हॉस्पिटल डिलीवरी यानी कि पहले के ज़माने में जैसा कि हम जानते हैं कि डिलीवरीज घर पर ही किसी दाई के हाथों हो करवा दी जाती थी, जिसकी वजह से ये मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। तो इन सभी को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना यानी हॉस्पिटल डिलीवरी को बढ़ावा देना, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन को जल्द ही असेस कर सके। और इसी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने में आज के समय में मैंने कल ही एक न्यूज़ देखी थी कि आजकल जो एंटीनेटल रिकॉर्ड है प्रेग्नेंट मदर्स का, वो एंटीनेटल रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, जिसे आभा नाम दिया गया है। इस आभा के जरिए ऐसा रहेगा कि चाहे बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे कि कोई संभागीय हॉस्पिटल हैं, जैसे कि महाराणा भोपाल हॉस्पिटल हैं, कोई मेडिकल कॉलेज हैं, तो वहाँ पे आसपास की जो लेडीज़ हैं वो गांव ढाणियों से या कस्बों से जो लेडीज़ आती हैं कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से रेफ़र की हुई, तो उस रेफरल कंडीशन में ऐसा होता है कि उनकी फ़ाइल नहीं होती है, उनके प्रीवियस डाटा नहीं होते हैं, उनके प्रीवियस डायग्नोसिस या ब्लड एग्जामिनेशंस रिपोर्ट्स वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो उस कंडीशन में इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारी ट्रीटमेंट में कमियां रह जाती हैं और उस समय वो सारी चीज़ें इमीडिएटली करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस इमरजेंसी कंडीशंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आभा जैसे एक स्कीम स्टार्ट करी है, या आभा जैसी एक पहल करी है, जिसमें जितनी भी अब जो भी प्रेग्नेंट मदर है उनका जो एंटीनेटल रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने की वजह से जैसे ही जिस भी एरिया, चाहे वो उसका 0 से 9 मंथ कहीं पर भी इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो जहाँ पर भी वो इमरजेंसी कंडीशन में गई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही उसका कंप्लीट 0 से 9 मंथ में जितना भी उसका हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो आ जाएगा, जिससे वो तुरंत उसका सारा डिटेल देख सकते हैं डॉक्टर्स और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी पहल लगी थी मुझे, जो इस एंटीनेटल पीरियड और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में प्रभावशाली रहेगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर पर जोर देना। जो अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे उसमें कि इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर पर जोर देना। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर क्या रहती है आरसीएच प्रोग्राम में? इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक यानी कि आवश्यक जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है, तो आवश्यक ऑब्स्टेट्रिक केयर में फर्स्ट वही है एंटीनेटल केयर, फिर सेकंड है ड्यूरिंग लेबर केयर और थर्ड है परप्यूरियम केयर। तो फर्स्ट एंटीनेटल केयर के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि एंटीनेटल केयर को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फेज बाय फेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि इसको फर्स्टली बात करें तो रजिस्ट्रेशन करना। जैसे ही मदर एंटीनेटल पीरियड किसे कहते हैं पहले तो वह जान लेते हैं कि एंटीनेटल पीरियड यानी कंसेप्शन से लेकर ट्रू लेबर पेन तक जो एक फेज होता है जिस 0 से 9 मंथ होता है उसे अपन एंटीनेटल केयर पीरियड कहते हैं, और उस दौरान जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे अपन कहते हैं एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में सबसे पहले हेल्थ वर्कर का काम होता है अपने एरिया में जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन यानी पीएससी एरिया है आपका, सीएससी एरिया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो आपके एरिया में जो भी आपके एरिया में जो मदर्स हैं, जो लेडीज़ है, अगर प्रेग्नेंट हुई हैं, उन्होंने कंसीव किया है, आपका कंटिन्यूस होम टू होम विजिट रहता है आप, तो उसके दौरान आपको अगर पता चला है कि कोई मदर प्रेग्नेंट हुई है तो उसको प्रमोट करना, उसको एंकरेज करना कि आप हॉस्पिटल आए और आपका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने का ये फ़ायदा रहता है कि उसका एक रिकॉर्ड रहता है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स होती हैं उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकती हैं। फिर सेकंड स्टेप रहती है एंटीनेटल पीरियड में पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेना। उस मदर को से उस प्रीवियस में अगर उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई सर्जरी हुई है, किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई है, तो उसका सारा हिस्ट्री लेना कि आपका पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। प्रेजेंट में अगर उसे किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही हैं
किसी प्रकार का उसका सर्जरी हो रखी है तो उसका अपन को हिस्ट्री कलेक्ट करना, ताकि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ये एक एक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प रहता है। थर्ड स्टेप रहती है ब्लड एग्जामिनेशन करना। ब्लड एग्जामिनेशन यानी कि CBC, VDRL, टाइफाइड, HIV, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सभी करना, ताकि मदर की जो करंट फिजिकल कंडीशंस है उसको असेस किया जा सके और फॉलो अप ट्रीटमेंट उसे अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। प्रेग्नेंट मदर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TD की वैक्सीन लगाना इंश्योर करना, यानी कि मदर को TD का जो वैक्सीन होता है वो लगवाना इंश्योर करना। एक वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में 1 महीने का गैप रहता है, वो उसको ध्यान में रखते हुए उसे वापस डेट बताना कि आपको नेक्स्ट इस डेट पर आके अपना नेक्स्ट TD का वैक्सीन लगवाना है। प्रेग्नेंट मदर को अपने एंटीनेटल पीरियड में 100 डेज आयरन फोलिक एसिड टेबलेट लेने की सुनिश्चितता करना, यानी कि प्रेग्नेंट मदर को उसका जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें कम से कम उसे 100 दिन उसे आयरन फोलिक एसिड टेबलेट लेनी ही लेनी है। यह आयरन फोलिक एसिड टेबलेट मददगार साबित होती हैं, जो हर वर्ष अपने इंडिया में कम से कम 1 लाख बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी हेल्थ इश्यू डेवलप होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बहुत ही मेजर हेल्थ इश्यू है बच्चों में होने वाला, जिसमें क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा सेकेंड ईयर में, कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं उसका अबनॉर्मल प्रोट्रूशन हो जाना, यानी कि जो उसकी लाइनिंग होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार का ब्रेकेज रह जाना, जिसकी वजह से कंटिन्यूस सर्जरी वगैरह, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, डिफिकेशंस प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी मेंटल और फिज़िकल कंजेनिटल प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो वो उसका जीवन काल हॉस्पिटल विज़िट में नहीं गुजरे, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रोवाइड करना इसेंशियली हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट मदर को जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग्स वगैरह जो प्रॉब्लम रहती हैं, उसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पॉसिबली फुलफ़िल नहीं हो पाता है, और क्रेविंग्स होना, तो इन सब कारणों से मदर का जो डाइट शेड्यूल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा जो वुम्ब में जो बेबी ग्रोइंग हो रहा है उसकी भी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती हैं, और वो जो अपनी जो रूटीन डिमांड है वो भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मदर एनीमिक कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं। तो उस एनीमिक कंडीशन में भी वो प्रिवेंशन करता है आयरन फोलिक एसिड टेबलेट्स। नेक्स्ट बात करें तो गर्भ में पल रहे हैं बच्चे का विकास सही हो तथा माता का स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए माँ को आवश्यक एक्स्ट्रा कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर भोजन लेने की सलाह देना, यानी कि मदर को अगर वो वेजिटेरियन है तो उसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क ETC अगर अपन एडवाइस देके उसे न्यूट्रिटिव फूड लेने की एडवाइस दे सकते हैं। अगर वो नॉन वेज हैं तो उन्हें चिकन, फिश, मीट इनसे रिलेटेड एडवाइस देके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की एडवाइस दे सकते हैं। तो ये तो हो गई बेबी की और मदर की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। प्रेग्नेंट मदर को अप्रोप्रिएट रेस्ट और स्लीप लेने की एडवाइस देना। एक प्रेगनेंसी में मदर को जितनी जैसा कि हमने सुना है कि ग्रोथ हार्मोन हमेशा स्लीप कंडीशन में बहुत अच्छा से एक्टिवेट रहता है। जब मदर स्लीपिंग कंडीशन में रहती हैं तो बेबी भी अंदर वुम्ब में स्लीपिंग कंडीशन में रहता है, तो उस समय उसे एप्रोप्रिएट नींद उसकी मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से हील करती हैं, और उसको फिज़िकली भी रेस्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं बेबी को भी बहुत अच्छे से ग्रोथ मिलता है। तो उस मदर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और स्लीप करना चाहिए, ताकि उसका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्ड रहे और बेबी का भी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फेज आ जाती हैं ड्यूरिंग लेबर केयर। ड्यूरिंग लेबर केयर एक हेल्थ वर्कर्स जो GNM वर्कर होते हैं उनका यही रोल होता है कि वो मिनिमम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इफ़ेक्टिव डिलीवरी कंडक्ट करवा सकें,
ताकि वैसे तो डिलीवरी डॉक्टर्स ही करते हैं, लेकिन नर्स का ये रोल होता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस और कंटिन्यूस कंडीशंस को असेस करते हुए उस कंडीशन को डिलीवर्ड करवाना और उससे असिस्ट करवाना। नेक्स्ट, डिलीवरी के समय अगर किसी प्रकार की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है तो बेबी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो तो उसे उससे प्रिवेंट करना। अगर LSCS है तो बेबी को उस तरह से डिलीवर्ड कराने में हेल्प करना। और अगर किसी प्रकार की ब्रीच कंडीशन है, सिफिलोकोडल कंडीशंस हैं, तो उस समय अच्छे से मदर को असिस्ट करना ताकि बेबी अच्छे से डिलीवर्ड हो सके, बेबी का हेड और शोल्डर अच्छे से डिलीवर्ड करना। तो ये प्लेसेंटल डिलीवरी अच्छे से करवाना, ये सभी उस समय नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट फेज आ जाता है परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड यानी कि प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद और उसके बाद जो 40 दिन का टाइम होता है, जिस समय जो वेजाइनल सिक्रेशंस जिन्हें हम लोचिया कहते हैं, उन वेजाइनल सिक्रेशन यानी लोचिया का जो ऑर्डर होता है, लोचिया का जो कलर होता है, उसे कंटिन्यूसली असेस करना। जब उस मदर का डिस्चार्ज हो जाता है तो उस से 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, इस तरह से डे बाय डे उसको वापस होम विज़िट करके उसका चेकअप करना, बेबी का चेकअप करना। तो ये सारा परप्यूरियम पीरियड में हाइजीन मेंटेन रखना, बैलेंस डाइट मेंटेन रखना और अवॉइड हैवी वेट, ये सारी एडवाइस उसे दी जाती हैं। तो ये सभी सर्विसेज RCH प्रोग्राम में आती हैं। तो अब अगर बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोजेक्ट, तो कंपोनेंट वही सारे जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, सेकंड कंपोनेंट आ जाता है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, थर्ड कंपोनेंट आ जाता है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में वो सभी केयर आ जाती हैं जो बेबी को अच्छे से डिलीवर्ड करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसको विटामिन K लगाना, उसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे वैक्सीनेट करना। अगर उसे एस्फेक्सिया हो रहा है तो उसे CPR देना, और उसे अगर जॉन्डिस हो रहा है तो फोटोथेरेपी प्रोवाइड करवाना। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना बेबी को केयर करते हुए, क्योंकि बेबी की जो इम्यूनिटी होती है उस समय बहुत ही वीक होती है। तो उस बेबी को किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा फिफ्थ कंपोनेंट आ जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन यानी MTP। मेडिकल टर्मिनेशन किसी भी वजह से हो सकता है, यानी कि अगर मदर को किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू है, कोई डिजीज़ कंडीशन है, या बेबी को अगर किसी प्रकार की कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो जो डायग्नोस हो चुकी है अर्ली एंटीनेटल फेज में ही, तो फिर उस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने की वजह से भी MTP करवाया जाता है। तो MTP भी एक इसका कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवरी। कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवरी यानी कि जितने भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, वो लोगों तक पहुंचाना, ताकि आइडियली जो दो बच्चों के बीच में जो गैप मेंटेन रह सके, पॉपुलेशन कंट्रोल भी रह सके। 2 बच्चे काफ़ी होते हैं, ये सभी जो हम दो हमारे दो, ऐसे जो अवधारणाएं हैं लोगों को बताना, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा उन्हें प्लान्ड डिलीवरी और प्लान्ड बेबी बर्थ के लिए प्रोमोट करना। नेक्स्ट आ जाता है RTI और STI केयर। RTI मतलब कि रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिट इन्फेक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जो लेबर का जो प्रोसेस होता है वो ओपनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लीड करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस समय किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसे प्रिवेंट करना। STI इन्फेक्शन यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करते हुए सारी सर्विसेज को डिलीवर्ड करना। लास्ट इसका कंपोनेंट आ जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एंटीनेटल पीरियड में मदर से लेके बेबी के बर्थ से लेके बेबी के 6 साल तक का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होता है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के द्वारा
फॉलो करते हुए उसे अच्छे से डिलीवर्ड करवाना। तो ये हो गया RCH प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल वीडियो। नेक्स्ट इसमें कि RCH पैकेज क्या होता है। RCH पैकेज की अगर बात करें तो RCH पैकेज यानी कि फर्स्ट इसका जो रेफरेंस है वो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। RCH पैकेज में क्या आता है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। फिर आता है क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर यानी कि क्लाइंट की जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लाइंट की अप्रोच और क्लाइंट की प्रॉब्लम को फोकस में रखते हुए प्रोवाइड करनी चाहिए। जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसे उसकी प्रायोरिटी, उसकी कंफर्ट, उसकी वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना ही क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर कहलाता है। फिर थर्ड है प्रिवेंशन एंड मैनेज ऑफ RTI एंड STD एंड एड्स। यानी कि अगर किसी को STD है, किसी को एड्स हैं या किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये इन सभी को मैनेज करने के साथ साथ ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। ये सारी सर्विसेज हो गई हैं तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में वही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को अवेयर करना और उसी समय अगर वो कॉपर टी वगैरह डलवाना चाह रहे हैं तो कॉपर टी डलवाना, अगर वो साथ साथ ट्यूबेक्टोमी करवाना चाह रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी करवाना, ताकि आइडियली जो दो बच्चों के बीच में जो गैप है वो उसे अपन कंप्लीट करवा सकें। तो ये तो हो गया RCH प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो। इसमें आपको इसके सभी कंपोनेंट, इसमें आने वाली सभी सर्विसेज के बारे में मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसका चाहिए तो। और अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। थैंक यू।